ये हमारे पास क्लास 6th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो इसमें जो क्लास 6th का हमारे अतीत है, हमारे अतीत बुक के हमारे पास 11 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक आरंभिक नगर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, एक प्रश्न, नए विचार। अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग लिया। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, एक साम्राज्य और राज्य। इमारतें, चित्र और किताबें, ठीक है। हमारे पास ये 11 चैप्टर है। अतीत का फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। कैसे पता लगाएं। यह सोचने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, याद हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, ठीक है। कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन कौन से गीत गाते थे, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी हमारे पास, ये हमारा पृष्ठ 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नर्मदा नदी ये रही। ठीक है, ये हमारे पास नर्मदा नदी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। इस तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ, ठीक है। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां हमारे पास, ये हमारे पास सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ है, उत्तर पश्चिमी दिशा में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किसका, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे तथा उत्तर पूर्व में
गारो, गारो हमारे पास ये रहा यहाँ पे, गारो पहाड़ियाँ, ठीक है। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ हमारे पास ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन, इन क्षेत्रों में सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। ये वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे यहाँ, ठीक है। ओके। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप है। ये हमारे पास किर्थ सुलेमान, ये उत्तर पश्चिमी दिशा में, ठीक है। ये हमारे पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। ये हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, लगाने का प्रयास करो, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे कि हम यहाँ मानचित्र में देखेंगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी हमारे पास कहाँ है? सिंधु नदी हमारे पास, ये हमारे पास गंगा होगी, ठीक है। सिंधु नदी हमारे पास है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसके हमारे पास सहायक नदियां हैं, ये झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ठीक है। ये सारी मिलके, और एक ये काबुल नदी, ठीक है। ये सारी मिलके हमारे पास सिंधु नदी में आके मिलती है, ठीक है। और सिंधु नदी हमारे पास फिर उत्तर पश्चिमी दिशा में अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और काबुल, ठीक है। तो सहायक नदियां यानी कि जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। 2500 वर्ष पहले हो गया था, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन। ये हमारे पास गंगा नदी, ठीक है, उसकी सहायक नदी ये सोन, ठीक है। ये नदी यहाँ पे जाके और गंगा में गिर रही है, ठीक है। फिर गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान में बिहार है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। किसके? मगध के, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, ठीक है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां और रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी रहती थी, ठीक है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोगों के काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ पड़ती है, जब वहां पे गर्मी होती है तो वही बर्फ पिघलती है, तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है। या फिर जहाँ पे बारिश तेज होगी, बाढ़ आ गई, तो इन वजहों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कबीलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, उन्हें बिक्री के लिए, ठीक है, उन्हें बेचने के लिए।
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे, ठीक है? एक गाँव से दूसरे गाँव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक-दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसे कि अगर हम हमारे ही क्षेत्र में ना रह के दूसरे क्षेत्र की यात्रा करें, फिर तीसरे क्षेत्र की यात्रा करें, तो हम हमारे क्षेत्र के साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों का भी पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन-सी संस्कृति अपनाई गई है, उनका रहन-सहन कैसा है, खाना-पीना कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, ठीक है? तो हमें एक-दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुंदर इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम देश की बाउंड्री ना देख के सागर, ठीक है? पहाड़, ये जैसे हमारे पास हिमालय हो गया और नदी, ठीक है? ये हमारे पास सागर है, ये हमारे पास यहाँ तक बाउंड्री है, इसके बाद हमारे पास सागर हो गया, ठीक है? और ये जैसे ये हमारे पास बाउंड्री है, इससे आगे मतलब ये हिमालय की चोटियाँ हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास बाउंड्री होगी, ये हमारे पास प्राकृतिक बाउंड्रीज़ हैं, प्राकृतिक सीमा है, ठीक है? हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक है? आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। वे पर्वत की ऊँचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके, ठीक है? उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी उपमहाद्वीप के बाहर से भी यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। जैसे दूसरे देशों से भी अगर हमारे देश में लोग आ रहे हैं, तो वो हमारे देश की संस्कृति, रहन-सहन, खाना-पीना सारा कुछ अपने देश में लेके जाते हैं, अपने देश की संस्कृति की प्रसिद्धि करते हैं, ठीक है? मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। कई सौ वर्ष पहले, कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए-नए तरीकों के बारे में एक-दूसरे से के विचारों को अपनाते थे, ठीक है? देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है? जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर-पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है? बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका? भरत, ठीक है? हमारे अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी
हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढने और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तकें जो अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखे होने के कारण उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से लिया है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली बुर्ज, ठीक है, नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पांडुलिपि है। ताड़पत्रों पर बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का प्रयोग, ठीक है, ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांधकर उन पे लिखे जाते हैं। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि हमारे पास भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा जाते हैं तथा कुछ नष्ट हो जाती है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां जो आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में होती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। यह अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकती है। यहाँ हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह वाली उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक एवं अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण किया है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए के क्या लाभ हैं? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? ठीक है, तो कठोर सतह पर अगर हम लेख लिखते हैं तो वो जल्दी नष्ट नहीं होते। ये हमारे पास एक लाभ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, जो अतीत की वस्तुओं को खोजते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार
से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तथा हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरेमिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछली आदि की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे हम उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यह अन्न के दानों तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं? पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वे सभी चीजें जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको ये इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके लिए इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, अतीत का हम पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत और एक या अनेक। ठीक है, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दे सकते हो? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे अतीत बहुवचन के रूप में। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पशुपालक और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। हालांकि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूलों का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं हम। ठीक है, जितनी भी हमारे पास लड़ाइयाँ हुई हैं, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जितने भी देशों के बीच हमारे पास युद्ध हुए हैं, उनकी हम सभी की जानकारी हम रखते हैं। जबकि शिकारियों, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि कभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। किसके बारे में? अतीत के बारे में। ठीक है, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या फिर इस तरह का कोई भी वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि
से की जाती है, अतः 2000 वर्ष। कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद ईसा मसीह के जीवन के पूर्व सभी तिथियां हमारे पास ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है, बीसी, जिसके हम बाद मतलब जैसे 456 बीसी, ठीक है, 456 ईसा पूर्व, ऐसे हम वर्षों को लिखते थे। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व तिथि का उल्लेख करते हैं। अंग्रेजों ने बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम इन तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई, लिखा पाती हो। यह एनो डाइमिनी नामक 2 शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व, जो हमारे पास वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है, इसका प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। हालांकि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व पहले लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियां तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? यह पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश में मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे। तो हमारे पास कुछ ऐसी हमें लिपियां मिलती है जब हम इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये वाला साइन है, ठीक है, ये साइन है, तो हम इसको पढ़ने के लिए पी शब्द का प्रयोग, इसको देखने के लिए टी का, इसका ओ एल, ये हम जो है चिन्ह है उनको अक्षरों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। उन्हें कारतूस कहा गया, ठीक है। कारतूस किसे? जिस फ्रेम में राजाओं और रानियों के नाम फ्रेम किए गए, ठीक है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग-बलग रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान दी, ठीक है। हालांकि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, एल अक्षर के लिए हमारे पास शेर, ठीक है। ओ के लिए दिस, ये, ठीक है।
ए अक्षर के लिए चिड़िया बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इसके अभ्यास के क्वेश्चन हैं।